साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन और इस सेशन बहुत ही बम्पर प्लस 1000 प्लस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। हम जूनियर सुपर टेट हिंदी साहित्य के लिए ये सेशन अब रोज चलेगा आपका। अगर अभी तक आपने हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड नहीं किया और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। साथ ही दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर आपके लिए हिंदी साहित्य का एडेड जूनियर सुपर टेट का 20 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए और ये 20 मॉडल पेपर 100 नंबर हिंदी के होंगे दोस्तों, जो मात्र 350 में आप इस मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन भी साथियों को दोस्तों जूनियर सुपर टेट की प्रैक्टिस करना है मॉडल पेपर की, वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस में जाकर इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों हिंदी साहित्य की डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई जो कि 1 साल के लिए रहेगी। रोज सुबह 8 बजे इसमें आपको एक टेस्ट डेली मिलेगा 365 दिन के लिए। इसमें आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो आप दोस्तों ले सकते हैं एडमिशन और अपना अध्ययन बहुत अच्छा और मजबूत बना सकते हैं। आज से दोस्तों अपन आदिकाल से टॉपिक वाइज कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बताते जाना है। बताइए, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? बताइए। प्रश्न अच्छा है, सभी को बताना है, एक बार लाइक भी करना है। हिंदी साहित्य, बताइए, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ये आपका क्वेश्चन है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को, प्रश्न क्रमांक आपका 1 है और इन क्लासों को आपको मिस नहीं करना दोस्तों। 1 में आपका राइट आंसर है कि सर सर्वप्रथम प्रयास किया था गारसादा तासी ने, ठीक है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी गुड आंसर। गारसादा तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन तत्काल आपसे पूछा जाता है कि गारसादा तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? बताइए जल्दी से, फटाफट से आपको क्वेश्चन बताना है, लाइक करते जाना है और दोस्तों आगे बढ़ते जाना है। बताएं गारसादा तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? ये प्रश्न क्रमांक आपका 2 है और 2 में आपने बताया है कि सर इनके ग्रंथ का नाम है इस्तबारदा ललितुतुर एंदु हिंदुस्तानी, यानी बी नंबर। अब आपको बताना कि ये दोस्तों कितने भागों में प्रकाशित हुआ और कब कब हुआ। राम कुमार वर्मा ने इनका दूसरा भाग जो है ये कब प्रकाशित माना है, इसका आंसर भी आपको बताना है। एक और क्वेश्चन है, इस्तबारदा ललितुतुर एंदु हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? पूरे प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है, अपन बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर बताना है आपको। हिंदी, फ्रेंच, अंग्रेजी या फिर उर्दू, यानी कि 3 नंबर का सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको चयन करना है और 3 का आपने बताया कि सर ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ पेरिस से प्रकाशित हुआ था और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, है ना। तबकातु सुइरा के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 4 में बताएं जल्दी से। और जिन भी साथियों को जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर लेना है 100 नंबर हिंदी के लिए, वो मॉडल पेपर 20 मॉडल पेपर ले सकते हैं मात्र 350 में दोस्तों। 350 में सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में इन मॉडल पेपर का प्रैक्टिस लगा सकते हैं। संभावित प्रश्नों को लेकर के मॉडल पेपर बनाए हैं, इंपॉर्टेंट। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर आपने बताया है कि सर इसका उत्तर है मौलवी करीमुद्दीन, यानी कि आपका डी नंबर जो है ये डी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। निम्न में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 5 बताइए, किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। प्रश्न क्रमांक 5 में, और 5 में
आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है सी नंबर, यानी कि तजकिरा, ए सुईरा, ई हिंदी, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया? हिंदी साहित्य इतिहास का नींव का पत्थर किसे माना गया? जल्दी से बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 में? 6 का आंसर है, बहुत ही बढ़िया आंसर है। और 6 में हिंदी साहित्य की इतिहास की नींव का पत्थर पूछा गया आपसे, तो नींव का पत्थर किसे माना जाता है? दोस्तों, आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है और इतिहास की एक शर्त होती है कि उसमें काल विभाजन होना जरूरी होता है। ठीक है, काल विभाजन क्या होता है? जरूरी होता है। तो काल विभाजन के आधार पर जो प्रमुख ग्रंथ या प्रथम ग्रंथ माना जाता है जिसे नींव का पत्थर कहें, तो वो हो जाएगा कौन सा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड आंसर। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया, किसे माना गया बताइए? प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना गया? प्रश्न क्रमांक 7 में इन क्वेश्चनों को आपको फटाफट से हल करते जाना है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना गया? प्रश्न क्रमांक 7 है, अच्छा क्वेश्चन है और साथ में आपका सीधा आंसर जा रहा है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है वो इस्तवारदा ललितुत्र एंदु हिंदुस्तानी माना जाता है। दोस्तों, ये नंबर आपका ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर आपको चयन करना है। 8 में आपका राइट आंसर क्या होता है? एक बार वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दो और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लो साथियों। जल्दी से बताएं प्रश्न क्रमांक 8 में आपका राइट आंसर क्या है? और प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार किसे माना जाता है? ये आपका क्वेश्चन है और सीधा आंसर आपका 8 में जा रहा है कि सर वो माना जाता है किसको? शिव सेंगर को, यानी कि आपका जो सी नंबर है ये बिल्कुल सही है। इनके ग्रंथ का नाम आपको बताना है। शिव सेंगर का ग्रंथ कौन सा है बताइए। और ये प्रश्न क्रमांक 9 है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपसे बनेंगे और आपसे बनने भी चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो बताएं, फटाक से चयन करें। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन किसने किया? काल विभाजन किसने किया बताइए। और आपका सीधा आंसर यहां पर जा रहा है, क्या जा रहा है? आंसर आपका जा रहा है प्रश्न क्रमांक 9 में डॉक्टर ग्रियर्सन, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर, ग्रियर्सन आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको बताना यहां पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ बताइए। डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर का, या आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का, या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, या फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास? बताएं 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है? कौन कौन सही आंसर बता रहा है? ये तो सभी को पता है कि सर डॉक्टर ग्रियर्सन के जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है ये ग्रियर्सन का ग्रंथ है, यानी कि आपका उत्तर 1 नंबर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये गणपति चंद्रगुप्त ने, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था 1938 में राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 11 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना? किसने माना?
प्रश्न क्रमांक 11 में आपको चयन करना है। किसने माना बताइए। 11 का राइट आंसर। लाइक करते रहें और शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। किसने माना है मॉडर्न वर्नाकुलर, जो कि दोस्तों 1888 में ये प्रकाशित हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की दोस्तों विशेषांक में। और यहां पर बिल्कुल सही आंसर लगाए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, यानी बी नंबर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। इन्होंने प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है, तो किशोरी लाल गुप्त ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किससे कहा गया, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 में आपको चयन करना है हिंदी साहित्य के इतिहास का। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12 में। और 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का चयन करना है, करिए चयन 12 में। नीचे लिंक दिए हिंदी साहित्य के ऐप की, तो हिंदी साहित्य का ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, है ना। स्पेशल हिंदी साहित्य विषय के लिए ऐप बनवाया गया। और यहां पर प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शिव सिंह सरोज को, जो कि शिव सिंह सेंगर की रचना है, यानी कि आपका दोस्तों सी नंबर बिल्कुल सही। वेरी गुड। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे दी, किससे दी सर्वाधिक सहायता डॉक्टर ग्रियर्सन ने। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर बताइए। ग्रियर्सन ने सबसे ज्यादा सहायता किस ग्रंथ से ली है, ये आपका क्वेश्चन है। फटाफट से आपको बताना है, लाइक करना है अपने मित्रों तक और शेयर कर देना है दोस्तों। बताएं प्रश्न क्रमांक 13 और उत्तर जा रहा है आपका, क्या जा रहा है, किससे ली है, बोली है शिव सिंह सरोज से, यानी सी नंबर आपका फिर सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है, कवियों की संख्या बताना है आपको। 952, 1000, 692 या फिर 750। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 14 में कितनी है संख्या, फटाफट से बताते जाएं, बहुत सारे प्रश्नों को अपन को चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर, और 14 में आपका आंसर जा रहा है कि सर इसका आंसर 952 हो जाएगा, है ना। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है, 952, यानी आपका उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है। ये कथन किसका है, ये कथन किसका है प्रश्न क्रमांक 15 में, गारसा दत्तासी का, प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा का, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह का। ये आपको चयन करना प्रश्न क्रमांक 15 में। भैया IAS स्टडी ट्रिक सर्च कर लो टेलीग्राम में, कॉपी पेस्ट नहीं करो। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है। ये आपका कथन है प्रश्न क्रमांक 15 में। और 15 का ये कथन जो कहा है वो कहा है किसने, प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा का है ये कथन। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। वेरी गुड। दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि, क्यों नहीं बन सका बताइए। वैसे उसे सरोज के आधार पर लिखा गया है, या फिर दोस्तों उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं है, उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं, या फिर वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न क्रमांक 16, क्या कारण है, 16 का आंसर बताना है अनुराग यादव जी। वेरी गुड आंसर, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही। वेरी गुड। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है, प्रश्न क्रमांक 17। ये मिश्र बंधु दोस्तों 3 भाई थे, अब 3 भाई में एक चौथा, यहां तो 4 दिए हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों, कौन सा लिखा था, मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में प्रकाशित था। 1913 में इसके 3 भाग प्रकाशित हुए थे, फिर चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था, है ना।
और मिश्र बंधुओं ने दोस्तों हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल नाम दिया था। यहां पर आपका 17 का आंसर आपको चयन करना है और सीधा आंसर आपका जा रहा कि सर कृष्ण बिहारी ये मिश्र बंधु में शामिल नहीं थे, यानी डी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड आंसर। सिर्फ आपको उत्तर बताना है फटाफट से, ठीक है। सिर्फ अपन पढ़ रहे हैं मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में दोस्तों विभाजित किया गया, ये जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या है फटाक से बताएं। प्रश्न क्रमांक आपका 18 है। 18 का आंसर बताना है और सीधा आंसर जा रहा है कि सर अगर आप कहोगे 18 में मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया। अब देखो यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, यही तो क्वेश्चन है दोस्तों। 18 का आंसर 18 में बहुत सारे लोगों ने बी लगा दिया, 4 भागों में लगा दिया। बहुत बढ़िया, यहां पर भागों में नहीं पूछा था भैया, कालों में पूछा था। जिनको मैंने कई बार बताया उनने राइट बताया। यहां पर आपका आंसर ए नंबर है। आपको मैं बता दूं कि ये जो मिश्र बंधु विनोद है ये 4 पुस्तकों में बटा, मतलब 4 पुस्तक, 1 पुस्तक, 2 पुस्तक, 3 पुस्तक, 4 पुस्तक, ठीक है। ये 4 पुस्तक इसकी प्रकाशित हुई। ये 3 पुस्तकें मान के चलो सरल भाषा में, पहली वाली भाषा में 3 पुस्तकें 1913 में प्रकाशित हुई और ये चौथी पुस्तक इनकी 1934 में भाई। लेकिन याद रखते ना ये पूरा एक ग्रंथ है मान के चलो। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में, कितने कालों में, 5 कालों में विभाजित किया गया। यहां पर आपका उत्तर 1 नंबर सही है। कालों में पूछा गया था, भागों में नहीं पूछा। भाग 4 और काल 5, ठीक है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है बताइए। प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर 19 का बताइए। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है। शिवसेन सेंगर, मिश्र बंधु, वियोगी हरि या फिर श्याम सुंदर दास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। हिंदी नवरत्न ये पूछा गया है दोस्तों। इसका आपको पता है कि इसका रचना काल है 1910। 1910 रचना काल भी पूछा जाता कभी कभी। और हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है ये प्रश्न क्रमांक 19 में आपसे पूछा गया, तो सीधा आंसर है कि सर मिश्र बंधु हैं। वेरी गुड, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। पादरी F.E.K. द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से प्रकाशित हुआ बताएं जल्दी से, किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो यहां पर पादरी F.E.K. द्वारा बताना है। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर सभी से बनेगा दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा कहां से मिली। 21 का आंसर आपको चयन करना है। लाइक कर दो एक बार सभी साथी, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दो। और दोस्तों जिनको भी जूनियर सुपर टेट का हिंदी का मॉडल पेपर लगाना है वो सभी साथी मॉडल पेपर से जुड़ जाएं दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं और मॉडल पेपर मात्र 350 में लेकर के अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। यहां पर 21 का क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर है पंडित राधा कृष्ण गोस्वामी से। अगला क्वेश्चन 22, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन अभी शायद जीआईसी में पूछा गया था दोस्तों, या पीजीटी में ये क्वेश्चन आता ही है। प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर आपको चयन करना है, तो बताइए प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। 22, जो भी हमारे मास्टर कैडर वाले साथी हैं वो भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में, है ना। उनके लिए मॉडल पेपर भी लॉन्च किया गया है। 22 का आंसर आपको चयन करना है और सीधा आंसर आपका जा रहा है हिंदी साहित्य का विकास नाम से।
ये प्रकाशित हुआ था। वेरी गुड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 23 में बताइए जल्दी से। जीआईसी में आया था। हाँ, तो बताइए यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है तो क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास का, तो प्रश्न क्रमांक 23 में आपका राइट आंसर चला जाएगा कि सर ये प्रकाशित हुआ था 1929 में। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? 24 का आंसर चयन करना है। वीडियो को लाइक और एक बार शेयर कर दें सभी साथी अपने मित्रों तक। और जूनियर सुपर टेट के दोस्तों हिंदी मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं। जूनियर सुपर टेट का क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया गया है। जो भी साथी मात्र 15 दिनों में अपनी तैयारी अच्छा करना चाहते हैं तो एक क्रैश कोर्स भी बनाया गया है उसके लिए। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? 24 का आंसर आपको चयन करना है और 24 का आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर। वेरी गुड। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? बताएं। प्रश्न क्रमांक 25 में वीडियो को लाइक करें। जो भी जूनियर सुपर टेट के अंतिम दिनों में हिंदी की दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं, वो एक क्रैश कोर्स बनाया गया उनके लिए 599 का। उस क्रैश कोर्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तैयारी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं की है तो 25 का आंसर है। 25 में आपको चयन करना है और आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि की नहीं है? 26 का आंसर बताना है। राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे। आपको पता है दोस्तों कि वीर गाथा काल आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, है ना। अपभ्रंश काल दोस्तों धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी जी ने कहा था। ठीक है, वीर काल विश्वनाथ ने कहा था। ठीक है, तो यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक 26 में आपने सही आंसर लगाया है कि सर सिद्धों और योगियों की नहीं है। अब सिद्धों की बात आई है तो सिद्धों की संख्या भी आप बता दो। सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्धों की संख्या कितनी थी और नाथों की संख्या कितनी थी? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सरल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आपसे यहां पर हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, बताइए कौन सा ग्रंथ है जो अभी तक अधूरा है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में, पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह ग्रंथ कौन सा है जो आज तक अधूरा ही है। बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे। बोले सर सुमन आधा नहीं दिया जाता। सुमन मतलब फूल, फूल आधा नहीं दिया जाता किसी को, गलती नहीं करना। आधा से क्या बनेगा? सुमन। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बोले दूसरा इतिहास लिखना बच्चों का खेल है क्या? बच्चन का, तो बच्चन से है। हिंदी साहित्य का दोस्तों समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने लिखा। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। और यही ग्रंथ जो है, यही ग्रंथ क्या है? अधूरा है। क्या है? अधूरा। कौन सा? डी नंबर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसको है? आलोचनात्मक ढंग से पूछा गया। अब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नहीं पूछा गया यहां पर, हालांकि विकल्प भी नहीं है, लेकिन आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है ये आपसे पूछा गया 29 में। बताइए सभी लोग, लाइक कर दो। सभी साथी लाइक भी किया करें दोस्तों और बताएं। आपका प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है 28 का। और 28 में आपने बताया कि सर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 29 है।
सभी लोग लाइक करें। ये सेशन रोज 9 बजे चलेगा दोस्तों। आपको 29 का आंसर बताना है। बताइए 29 में सीधा आंसर जा रहा है कि सर हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है? गंगा प्रसाद से हैं। कौन है? गंगा प्रसाद से हैं। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 3 नंबर राइट आंसर। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, 30 नंबर। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? ये क्वेश्चन है आपका। नीचे लिंक दी है हिंदी साहित्य के ऐप की, तो ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 में आपका उत्तर चला जाएगा डी नंबर, यानी कि हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त, इसको दोस्तों आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। किस ग्रंथ को कहा जाता है? हिंदी पुस्तक साहित्य। बोले हिंदी पुस्तक तो हमारी माता है तो ये माता प्रसाद गुप्त जी का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है? किसने किया है अपने इतिहास में? प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर। लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बताते जाए फटाफट से। एक बढ़िया प्रैक्टिस आपकी रहेगी, है ना। यहां पर 31 में अपना टारगेट 1000 प्लस प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे और जो भी साथी यहां पर 31 का आंसर बताएगा उसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किसने किया? एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे बनेगा, सभी लोग बताएंगे काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किसने किया? गारसा तासी ने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर मिश्र बंधुओं ने? बताइए अरविंद यादव जी। 32 का आंसर, और 32 में आपका सीधा सीधा जा रहा है कि सर काल विभाजन तो ग्रियर्सन ने किया है। सब सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताएं। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? आदिकाल, चारण काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, या फिर वीरगाथा काल? क्या नाम दिया 33 में? 33 का बताइए और लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, है ना। 33 में आपको बताना, गुरु दक्षिणा दे के नहीं जाते हो, गुरु दक्षिणा में कम से कम लाइक करके ही जाया करो आप लोग। 33 का आंसर, राइट आंसर है चारण काल, यानी सी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? कब से माना बताइए? 6वीं सदी से, 7वीं से, 8वीं से, या फिर 9वीं सदी से? 34 का आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप लोगों का कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभिक जो आरंभ है वो कब से माना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और सीधा आंसर है 8वीं सदी से। कब से माना? 8वीं सदी, यानी सी नंबर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? ये दोस्तों जो ये ग्रंथ है ये 1888 में प्रकाशित हुआ, ठीक है, और इसमें सबसे पहले काल विभाजन किया गया, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ, है ना। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी आप दोस्तों इसके पत्रिका के विशेषांक में प्रकाशित हुआ। लेकिन आपको इसमें बताना कि काल विभाजन का जो स्पष्ट निर्देश दिया है वो कौन से अध्याय में दिया है, ये आपको बताना है। 35 का आंसर है आपका कि सर 12वें अध्याय में। कौन से अध्याय में? 12वें अध्याय, यानी आपका उत्तर डी नंबर जो लगाया है। बहुत बढ़िया आशा जोशी जी, वेरी गुड। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरंभिक काल और प्रारंभिक काल, मैंने कई बार आपको बताया, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने। अब 36 का आंसर आपको चयन करना है और सीधा आंसर जा रहा है कि सर आरंभिक काल जो नाम दिया है वो दिया है किसने? मिश्र बंधुओं ने, यानी कि आपका जो 1 नंबर है, ये 3 भाई थे, तीनों भाइयों के नाम लिखिए कमेंट में जल्दी से। 1 नंबर आपका मिश्र बंधु राइट। मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है।
इसमें किसमें है अज्ञात काल का उल्लेख? 37 का आंसर यहां पर बताना है। अज्ञात काल का उल्लेख है दोस्तों उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। ठीक है, यानी बी नंबर यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 का आंसर बताइए आप लोग। तो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के नाम भी आपको कमेंट में लिखना है, कौन कौन सी पद्धतियां हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया 38 में, बताइए। लाइक करिए फटाक से, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? प्रश्न क्रमांक 38, और 38 का आंसर हो जाएगा कि सर ये 4 पद्धतियां हैं। कितनी? 4 पद्धतियां हैं। नाम लिखिए फटाक से कौन कौन सी 4 पद्धतियां हैं। और यहां पर अगला ही क्वेश्चन पूछा गया, FEKE ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? कितने कालों में विभक्त किया बताइए? 4, 5, 6 या फिर 7? बताएं। प्रश्न क्रमांक 39 में बताना है कि FEKE ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में दोस्तों विभक्त किया? तब आपका उत्तर आया है कि सर 4 कालों में। कितने कालों में FEKE ने? 4 कालों में, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, किसने हिंदी की शैशव अवस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को दोस्तों बनाया? काल विभाजन का आधार जो है, आंदोलनों को बनाने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है? उन विद्वान का नाम आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 40 में बताइए किसने बनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 का आंसर आपको चयन करना है। और जितने भी हमारे साथी हैं दोस्तों सभी लोग लाइक जरूर करें और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर आपका बिल्कुल सही है कि सर आंसर डी नंबर लगा दो। डी मैंने आंसर लगा दिया, बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड, डी आपका सही है। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्तियों को काल विभाजन का आधार बनाया? बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत बढ़िया आंसर आना चाहिए। जनता की चित्तवृत्तियों को काल विभाजन का आधार बनाने वाले विद्वान कौन हैं? बताएं, जल्दी से बताएं। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? प्रश्न क्रमांक 41 का आंसर आपको चयन करना है। तो 41 में सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर ये जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। शुक्ल ने कितने कालों में विभाजित किया साहित्य इतिहास को? इनका एक ग्रंथ है, कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास, सभी को पता है। अब इस हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? ये प्रश्न क्रमांक 42 का आंसर बताना है। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है। बताइए कितने कालों में विभाजित किया? बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर, यानी 4 भागों में विभाजित किया है, 4 कालखंडों में विभाजित किया। सभी का आंसर सही आया है ना। वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्व प्रमुख आपत्ति है, बताइए क्या आपत्ति है? 4 विकल्प हैं। क्या आपत्ति है? जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है, उनमें श्रृंगार रस भी है, उनमें कुछ आप्राप और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, या उनमें हठयोग की प्रधानता है। आपको बताना है। पंकज कुमार जी बताइए, अर्चना पाल जी, प्रश्न क्रमांक 43 का आंसर 43 में आपको चयन करना है। और 43 में सभी का आंसर हो जाएगा कि सर उसमें कुछ आप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की क्या है? रचनाएं हैं। उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर, वेरी गुड। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? साथ ही आपको बताना है यहां पर
कि वीरगाथा काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, आदिकाल किसने कहा, चारण काल किसने कहा। तो यहां पर सर्वाधिक उपयुक्त नाम बताइए। सबसे पहले तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तब आपने सीधा लगाया कि सर आदिकाल ये सर्वाधिक उपयुक्त है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, चारण काल दोस्तों गिरियर्सन ने कहा और रामकुमार वर्मा ने भी कहा। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है, ये आपका क्वेश्चन है। नीचे हिंदी साहित्य की दोस्तों आपके ऐप की लिंक दी है, तो आप हिंदी साहित्य के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यहां पर आपको चयन करना है 45 नंबर का प्रश्न है। 45 नंबर में आपका सही आंसर क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है 45 में, और आपका उत्तर यहां पर चला जाएगा क्या, 1 नंबर। 950 वर्ष का, कितने वर्षों का, 950 वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है, यानी कि आपका 1 नंबर 950 वर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है, किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, किसके नहीं हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, प्रश्न क्रमांक 46 में आपको चयन करना है, और 46 का सीधा आंसर जा रहा है, क्या जा रहा है बताइए, किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। यानी कि यहां पर आपके 3 क्वेश्चन बन रहे दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है कि गिरियर्सन ने भी चारण काल कहा, रामकुमार वर्मा ने भी चारण काल कहा, और FEK ने भी चारण काल कहा। अगर किसी ने नहीं कहा तो वो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, यानी कि C नंबर आपका सही है। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा, विकल्प बिना विकल्प के बताइए, सिद्ध सामंत युग किसने कहा। प्रश्न क्रमांक 47 में सभी से आंसर बनेगा। लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए अपने मित्रों तक। सिद्ध सामंत युग किसने कहा, ये आपका क्वेश्चन है, शेयर करिए दोस्तों। सिद्ध सामंत युग किसने कहा, और यहां पर आपका सही आंसर चला जाएगा कि सर पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा, यानी D नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का जो श्रेय है वो किसको है, आपको चयन करना है। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसको है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, नंदुलाल वाजपेयी, रामकुमार वर्मा, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यानी कि प्रश्न क्रमांक 48 का आंसर चयन करना है, और आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का जो श्रेय है वो श्रेय जाता है, किसको जाता है। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, और आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथों को आपको कमेंट में लिखना है, जल्दी से लिखिए। आदिकाल की सीमा अवधि क्या है, सीमा अवधि बताइए, 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, या फिर दोस्तों 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, 8वीं से 11वीं, या 11वीं से 14वीं शताब्दी तक। प्रश्न क्रमांक 49 का आपको चयन करना है। 49 में आपका सीधा आंसर क्या जा रहा है कि सर जो आदिकाल की समय अवधि है वो क्या है, समय अवधि बताना है आदिकाल की, और सीधा आंसर आपका चला गया कि 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी जो है इसकी समय सीमा मानी जाती है। D नंबर आपका सही है, D नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर सही हो जाएगा 49 में, वेरी गुड। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 50 में। लाइक कर दो सभी लोग, शेयर कर दो अपने मित्रों तक दोस्तों, और इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि सभी से बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और सीधा आंसर आपका चला गया कि सर अपभ्रंश काल कहा था, किसने कहा था, धीरेन्द्र वर्मा ने भी कहा था, और दोस्तों किसने कहा था, गुलेरी जी ने भी कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा दोनों ने कहा था अपभ्रंश काल। आदिकाल को बीज वपन काल किसने नाम दिया, बीज वपन काल नाम किसने दिया बताएं।
प्रश्न क्रमांक आपका 51 है। लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करो। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? 51 में 51 का जिनको भी दोस्तों हिंदी साहित्य के जूनियर सुपर टेट के हिंदी के मॉडल पेपर में एडमिशन लेना है वो मात्र 350 में 20 मॉडल पेपर हल कर सकते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी बी नंबर आपका राइट आंसर। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है तो कौन सा है? प्रमुख रस कौन सा है आदिकालीन साहित्य का? शांत, करुण, हास्य या फिर वीर? यानी कि 52 का आंसर आपको चयन करना है। और आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख रस है वो रस है वीर। कौन सा है? वीर, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया? आदिकाल के तृतीय प्रकरण में बताना है आपको, बताएं किसका किया है। प्रश्न क्रमांक 53 का आंसर, और 53 में आपका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। बहुत सारे लोग गलत बताएंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? कौन कौन सही बता रहा? प्रश्न क्रमांक 53 में बहुत सारे लोग गलत बताएंगे मुझे पता है, और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर लगाया कि सर वीर गाथा काव्य का इन्होंने क्या किया है। यहां पर आदिकाल के पूछा गया था, आदिकाल के तृतीय प्रकरण में, है ना, हिंदी साहित्य के तृतीय प्रकरण नहीं पूछा, तो आपका सी नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्योंकि बताइए, माना है क्योंकि आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती हैं। आदिकालीन हिंदी उलटवासी शैली के कारण ध्रुव है। पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया गया, या फिर अपभ्रंशाभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित। बताएं प्रश्न क्रमांक 54 का आंसर। 54 में आपको चयन करना है, और 54 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर आचार्य पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्योंकि अपभ्रंशाभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है, और हिंदी का स्वरूप क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है, यानी कि डी नंबर। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हिंदी का प्राचीन छंद कौन सा है? 55 में आपको चयन करना है। लाइक जरूर करें सभी साथी। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? दोहा, बरबे, छप्पय या फिर सवैया? हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 55 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सीधा सीधा आंसर आपने बताया कि सर प्राचीन छंद है दोहा। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद दोहा है। आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 56 का लाइक करो सभी साथी और शेयर कर दो अपने मित्रों तक। आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये 56 का आंसर आपको बताना है। आदिकालीन साहित्य शुद्ध अपभ्रंश में है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध हिंदी में है, आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशाभास हिंदी में है, या फिर आदिकालीन साहित्य शुद्ध प्राकृत में है। तो आपको चयन करना है, और प्रश्न क्रमांक 56 में कि आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशाभास हिंदी में है, ये कथन सत्य है ना, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं सदी किसने माना है? 57 में आपको चयन करना है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं सदी किसने माना है? ये प्रश्न आपको कमेंट में लिखना है अपने, है ना। और दोस्तों इसी प्रकार से सभी साथी की भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है? जल्दी से आपको बताना है, कमेंट में लिखना है और लाइक कर देना है। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है? ये आपको चयन करना है। चयन करिए, सभी साथी चयन करेंगे। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन मानने वाले जो विद्वान है वो विद्वान कौन है? कौन बताएगा सबसे पहले? और सबसे पहले बताया है
कि सर ईसाइत की जो देन माना है वो माना है किसने? ग्रियर्सन ने। किसने माना है? ग्रियर्सन। यानी आपका एक नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने बताया है, कमल जी, राणा जी, योगेंद्र जी, बहुत बढ़िया। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का दोस्तों स्वाभाविक विकास किसने माना है? बहुत बढ़िया प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर आपको चयन करना है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? सभी से बनेगा, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर, और 2 में आपका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 3 में आपको बताना है। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है, ये कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 3 में आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 का बताएं, और एक बार वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें साथियों। इतने अच्छे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, ये कथन आपको बताना है, ये कथन है किसका? और बहुत सारे लोगों ने बता दिया सी, लेकिन इसका सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। क्या है इसका सही उत्तर? बाबू गुलाब राय। यानी कि आपका जो बी नंबर है दोस्तों, बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, दिल से हजली, बहुत बढ़िया आंसर बी नंबर जिन्होंने बताया राइट आंसर। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? आपको दोस्तों विकल्प अनुसार उत्तर बताना है। स्वर्ण काल और स्वर्ण युग में मतभेद नहीं करना यहां पर, है ना। ये क्वेश्चन जैसा पूछा गया है, इसमें आप क्या उत्तर लगाओगे बताइए? प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। तो स्वर्ण काल और स्वर्ण युग यहां पर मतभेद करना है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यहां पर स्वर्ण युग किसने कहा और स्वर्ण काल किसने कहा? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको मतभेद करना है स्वर्ण काल और स्वर्ण युग में। तो बताइए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों ऑप्शन है आपके पास, एक तो ग्रियर्सन भी दिया आपके पास और एक डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी दिया है। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता रहा है, बताइए। और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर स्वर्ण काल कहा था किसने? ग्रियर्सन ने। लेकिन स्वर्ण युग जो कहा था वो श्याम सुंदर दास ने कहा था। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको सी नंबर लगाना है। ठीक है, अगर यहां पर स्वर्ण युग की जगह अगर काल होता तो आप जॉर्ज ग्रियर्सन लगाते। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन बोले काल के सामने गिरे, गिरे तो ग्रियर्सन, है ना। तो काल कहा किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। युग कहा किसने? श्याम सुंदर दास ने। यहां पर आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? विवादास्पद सबसे कम कौन सा काल रहा है? प्रश्न क्रमांक 5 में सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें, ऐप की लिंक नीचे दी है दोस्तों। और जिन भी साथियों को दोस्तों क्या करना है, ओपी चिंपा जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 5 में। और 5 का उत्तर आपका चला जाएगा भक्ति काल, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कम विवादास्पद रहा है भक्ति काल। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर आते दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? प्रश्न क्रमांक 6 में भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? ये प्रश्न क्रमांक आपका 6 है। 6 का आंसर आपको चयन करना है। सभी साथी चयन करेंगे, जल्दी से। नीचे लिंक दी है ऐप की, एक तो हिंदी साहित्य का आपका ऐप है और एक है दोस्तों आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? ये प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपसे पूछा है और सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि सर आचार्य शुक्ल ने कहा।
यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? बताइए, सभी लोग बताएं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर बताना है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये उत्तर आपको चयन करना है और यहां पर आपका उत्तर क्या होता है, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता पाता है। यह है प्रश्न आपका, चयन करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और इस सेशन से आपको जुड़े रहना है। और यहां पर आपने उत्तर बता दिया बी, इस काल की रचना अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति से किसने जोड़ा है? प्रश्न क्रमांक 8 में बताना है, किसने जोड़ा है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने? बताएं। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति से किसने जोड़ा? प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। और आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि सर इसमें अगर टिक लगाओगे तो आप रामचंद्र शुक्ल लगा देना, सी नंबर लगा देना, जो कि आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर आ जाते हैं, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, ये किसने कहा है? ये आपको बताना है। बताइए चिंपा जी, प्रश्न क्रमांक 9 आरपीएससी आ रहा है क्या चिंपा जी? बताइए यहां पर भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर, और 9 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, ये किसने कहा? प्रश्न क्रमांक 9 में, और 9 का सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर ये कहा है किसने? कबीर ने। किसने कहा है? कबीर, यानी कि आपका जो डी नंबर है यहां पर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? प्रश्न क्रमांक 10, रामानुजाचार्य के गुरु बताना है आपको। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे, ये आपका क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 10 में अपन को प्रश्नानुसार उत्तर बताना है, तब आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाता है? बताइए। लाइक करना है सभी साथियों को, शेयर कर दो अपने मित्रों तक। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कांचीपूर्ण। कौन थे? कांचीपूर्ण, ए नंबर जिन्होंने बताया राइट आंसर। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? बताएं, किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न क्रमांक आपका 11 है, तो आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा 11 नंबर का। राइट आंसर बताना है लक्ष्मी जी, और अभंग के नाम से जाना जाता है वो है दोस्तों कौन? नामदेव। 1 नंबर नामदेव बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, नामदेव आपका राइट आंसर। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं में माना गया है? किसकी रचना? भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया? बताएं। अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि कबीर के पहले रैदास और नामदेव आते। नामदेव का जन्म बताइए कब हुआ था? नामदेव का फटाक से बताना है, और प्रश्न क्रमांक 12 में आपको चयन करना है। और 12 का आंसर है कि भक्ति काव्य का जो शुभारंभ है वो किसकी रचनाओं से माना जाता है? तो बहुत सारे लोग कबीर बता रहे, सूरदास बता रहे, तुलसी बता रहे, लेकिन यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा नामदेव, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बी बताया है, नामदेव का जन्म कब हुआ, आपको कमेंट में लिखना है। बताइए कब हुआ? नामदेव को अपन ने पढ़ा कि इनकी भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है ना? और भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया? तो नामदेव की। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है दोस्तों, तो बताइए किसका है दिव्य प्रबंधम? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 13, जब दोस्तों आपसे क्रमबद्ध पूछा जाता है तो आपको पता होनी चाहिए कि सर
पहले नामदेव, रैदास और फिर बाद में आते हैं कबीर, है ना। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर और 13 का आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये आलवार भक्तों का काव्य संकलन है दिव्य प्रबंधम। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है। और आलवार भक्तों में एक दोस्तों कौन थी, महिला संत भी थी, उनका नाम क्या था वो भी आपको बताना है। बताइए आलवार भक्तों के बारे में। ये दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है आलवार भक्तों का, इनकी संख्या आपको बतानी है। आलवार का शाब्दिक अर्थ भी आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 14 में राइट आंसर आपको बताना है, शेयर करना है सभी मित्रों को। आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रश्न क्रमांक आपका 14 है और 14 में आपका सीधा सीधा उत्तर जा रहा है कि सर आलवार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मग्न होना। क्या होता है, मग्न होना, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर सही, वेरी गुड। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है, बताइए। आपको पता है भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया था, एक तो निर्गुण और दूसरा सगुण। फिर निर्गुण को भी दो में बांटा गया और सगुण को भी दो में बांटा गया। ठीक है, इसी प्रकार निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का जो मुख्य लक्षण है वो मुख्य लक्षण आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 15 में सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो और हिंदी साहित्य के ऐप की नीचे लिंक दी है, तो लिंक से आप जुड़ सकते हो। जिन भी साथियों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली प्रैक्टिस करना है, उनके लिए कोर्स लॉन्च किया गया डेली प्रैक्टिस का, तो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। 499 में 365 दिन रोज एक टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, यहां पर प्रश्न क्रमांक आपका 15 है और 15 है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता, यानी कि आपका जो ये नंबर है वो बिल्कुल सही है। ये सगुण निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का क्या है, मुख्य लक्षण है। ठीक है, नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया, नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया, बताइए। लोकेश जी, संत एकनाथ ने, नाथ मुनि ने, ज्ञानेश्वर ने या फिर नामदेव ने। नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया, ये प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर आपको चयन करना है। और दोस्तों यहां पर नम्मालवार यानी कि जो बी नंबर है, ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये नाथ मुनि ने किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आलवार गायकों की संख्या क्या थी, आलवार गायकों की संख्या कितनी थी, तो आपने पहले ही बता दिया कि सर आलवार भक्तों की संख्या थी 12 है, बिल्कुल सही है। 12 का आंकड़ा मैंने आपको कभी बताया है कि सर साकेत में सर्ग 12। ठीक है, और दोस्तों भारत भारती का रचना काल क्या है आपको बताना है, और आलवार भक्तों की संख्या कितनी, 12। ठीक है, और दोस्तों रामानंद के शिष्यों की संख्या भी कितनी, 12। ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना। अब आपको बताना है भारत भारती का रचना काल क्या है, जल्दी से बताइए। भारत भारती मैत्री शरण गुप्त की आरबार महिला संत का नाम क्या है, तो सभी को पता है कि सर आंडाल है, बिल्कुल सही आंसर डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया, प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 19 में आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया। आपने देखा होगा दोस्तों, यहां पर दो मत सगुण काव्यधारा में दो मत प्रकट होते हैं, एक तो सगुण और एक निर्गुण। सॉरी, एक तो राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। दोनों ही शाखाएं दोस्तों क्या मानती हैं, विष्णु का अवतार मानती हैं। राम भक्ति शाखा राम को विष्णु का अवतार मानते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा वाले कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है, तो रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया, तो उत्तर हो जाएगा विष्णु की, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, अवधूत किसे कहते हैं, अवधूत किसे कहते, प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर बताना है। अवधूत किसे कहते, अरुण राजपूत जी प्रश्न क्रमांक 20 में राइट करना है, शेयर कर देना अपने मित्रों को, मध्वाचार्य के अनुयायियों को, निम्बार्क के बैरागियों को, रामानंद के बैरागियों को या फिर चैतन्य के सन्यासियों को, यानी कि 20 नंबर है और 20 में आपको चयन करना है। और आपका उत्तर है कि सर अवधूत पूछा है आपने, तो ये कहा जाता है, किसे कहा जाता है 20 में, अनिल कुमार जी, बहुत बढ़िया आंसर, रामानंद के बैरागियों को, यानी आपका सी नंबर
बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड, अच्छे से आंसर बता रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है दोस्तों। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? बताइए, रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? जब हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं तो भक्ति काल में भक्ति ही होगी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21 है आपका। 21 में आपको चयन करना है कि रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया। प्रश्न क्रमांक आपका 21 है और 21 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर सीताराम की उपासना पर, यानी सी आपका सीताराम बिल्कुल सही है। सीताराम आपका राइट आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते? आदि गुरु बताना है आपको। योग साधना के प्रवर्तक और आदि गुरु कौन माने जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक आपका दोस्तों 22 है। 22 को आपको चयन करना है, लाइक करना है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर योग साधना के आदि प्रवर्तक और आदि गुरु जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताएं। आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर वो माने जाते हैं शिव। कौन माने जाते हैं? शिव, यानी कि आपका डी नंबर जो है, डी आप लोग लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, पंकज कुमार जी, ठीक है। कौन माने जाते? शिव। आदि गुरु पूछा गया, प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ना है आप लोगों को, नहीं तो इतना बस पढ़ लो। योग साधना के प्रवर्तक कौन है? योग साधना के प्रवर्तक था आदि गुरु पूछा है तो आदि गुरु शिव माने जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज, ये नंबर में लगा दिया, आपको डी लगाना था, ठीक है। आपको अगर पूछा जाता दोस्तों नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, नाथ मत के प्रवर्तक कौन है, तो आप गोरखनाथ लगाते, लेकिन यहां पर आदि गुरु आपसे पूछा गया तो आपको शिव लगाना है ना। आपको संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते हैं, क्या मानते हैं? 23 का आंसर बताना है। संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते हैं भक्त जन्म मरण से मुक्त होते हैं, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व, यानी कि प्रश्न आपका 23 है। 23 में आपको चयन करना है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते हैं कि ईश्वर को मिलाने वाला कौन है? गुरु है, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर। नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीमा किस कवि की माता का नाम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी से बनेगा। 24 में लाइक करते चलें सभी साथी, और 24 का आंसर बताना है। इस क्लास को अटेंड करें रोज आप लोग। 24 में आपको चयन करना है और 24 में आपका है कि सर कबीरदास की माता का नाम था नीमा, लेकिन प्रश्न यहीं तक नहीं रुका दोस्तों। आपको यह भी बताना कि कबीरदास का जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ, मृत्यु कहां पर हुई, ये 3 क्वेश्चन और साथ में बताना है। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन हैं? उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन हैं, ये आपको बताना है। विकल्प अनुसार आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 25 में संस्थापक पूछा गया दोस्तों, तो संस्थापक में आप क्या उत्तर लगाओगे? उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन हैं, आपको चयन करना है 25 में, और 25 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रामानुज। कौन है? रामानुज, है ना। और रामानुज संस्थापक हैं। और दोस्तों आपको पता है कि उत्तर भारत में राम भक्ति शाखा को जो फैलाने वाले थे, प्रचार करने वाले थे, वो कौन थे? रामानंद। यहां तो आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? आदि स्रोत बताना है। आपने देखा था कि सर जो है आपको पता था कि भक्ति काल 2 काव्य धाराओं में बट गया था, सगुण और निर्गुण। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी लोग बताएंगे 26 में, और 26 का आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत जो माना जाता है वो माना जाता है श्वेता श्वेतर उपनिषद, यानी आपका जो डी है वो बिल्कुल सही है। डी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। स्मार्ट संप्रदाय के प्रवर्तक संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया स्मार्ट, है ना। स्मार्ट स्मार्ट देखते ना कुछ लोग, यहां पर स्मार्ट दिया है। अब स्मार्ट को अपन स्मार्ट पढ़ लेंगे।
अब स्मार्ट अगर आपको बनना है तो क्या करोगे बताइए उदय यादव जी। प्रश्न क्रमांक 27 में स्मार्ट बनना है तो क्या करना है? बोले सर शंकर जी की पूजा करेंगे, वहां से आशीर्वाद आएगा तो हम स्मार्ट बन जाएंगे, बुद्धि मिल जाएगी। तो यहां पर शंकराचार्य ये स्मार्त संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। 1 नंबर आपका सही है। यहां पर आपसे पूछा गया दोस्तों, सुमेलित करना है कि शास्ता पूजक संप्रदाय कहां से संबंधित है, सहजिया संप्रदाय कहां से संबंधित है, पंचसखा और वारकरी संप्रदाय कहां से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शास्ता पूजक संप्रदाय, शास्ता से बनेगा सस्ता, सस्ता से क्या बनेगा? बोले सस्ता है करेला, करेला क्या है? सस्ता है। तो करेला से सस्ता हो जाएगा शास्ता पूजक संप्रदाय केरल। ठीक है। सहजिया संप्रदाय आपसे पूछा गया, तो सहजिया याद रख लेना। बोले सर बंगला सहज में नहीं मिलता कि मिल जाता है? कि बोले आपका सपना क्या है? बोले हाँ एक गाड़ी होना चाहिए, एक बंगला होना चाहिए, मोटर कार होना चाहिए, है ना। तो बोले बंगला सहज में नहीं मिलता। तो याद रख लेना सहजिया संप्रदाय कहां से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बंगाल से। ठीक है। पंचसखा संप्रदाय, पंचसखा, बोले पंचसखा उड़ गए तो उड़िया से ओडिशा। पंचसखा कहां गए? उड़ गए। जब आप पर विपत्ति आती है, जब आपके 5 सखा होते हैं, जब आप विपत्ति में होते हो तो 5 सखा उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है। वारकरी संप्रदाय, ये वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र, बोले महाराष्ट्र वार करता है। ठीक है। तो इसको याद रख लेना। शास्ता पूजक संप्रदाय केरल से, सहजिया संप्रदाय बंगाल से, पंचसखा उड़ गए तो उड़िया से, उड़ीसा से, वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र से। इनको याद कर लेना। निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन है? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। बताइए 29 का आंसर बताना है। 29 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइक करते हुए अपने मित्रों तक शेयर करिए और दोस्तों बने रहिए, ऐसी ही अनेकों ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 भागों में विभाजित करने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है? बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञानाश्रयी मैंने आपको बढ़ाया है कई बार। 29 का आंसर बताना है। और आपको पता है कि सर ये निर्गुण काव्यधारा को जो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में बांटा है, वो बांटा है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आपको यहां पर बताना कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये बताना है कि ये किसने कहा। प्रश्न अच्छे से पढ़ लो। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये कथन किसका है? ये कथन आपको बताना है। ये 4 विकल्प हैं आपके, है ना। आपको चयन करना है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कुरैशी जी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन का, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। और आपको पता है कि ये आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये कथन है अपने रामचंद्र शुक्ल का। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर राइट आंसर। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। विष्णु का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? और कृष्ण का भी बता देना, कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, वो भी आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 31 है। अच्छा क्वेश्चन आया है। यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या फिर सामवेद में? 31 का आंसर और आपका सीधा आंसर कहां जा रहा है? देखते हैं कौन कौन सफल होता है इस प्रश्न को बताने में। और विष्णु का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, वो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। लेकिन क्वेश्चन यहीं तक सीमित नहीं है। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, ये भी आपको बताना है। तो जल्दी बताओ। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है तो कौन नहीं है? वैष्णव धर्म के संस्थापकों में कौन नहीं है? प्रश्न क्रमांक 32 का आंसर बताना है। वैष्णव संप्रदाय। आपको यहां पर प्रश्न क्रमांक 32 का आंसर बताना है। और 32 में आपका राइट आंसर दोस्तों, आपको पता है वैष्णव धर्म के संस्थापकों में रामानुजाचार्य हैं, है ना। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। विशिष्ट द्वैतवाद की प्रवर्तक माने जाते हैं। मध्वाचार्य की बात करें तो ये द्वैतवाद के दोस्तों प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्बार्क की बात करें तो ये द्वैतवाद के माने जाते हैं।
और द्वैतवाद यानी कि उसे सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। और यही सनक संप्रदाय आपकी टीजीटी में पूछा था कि सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो मैंने आपको बताया था कि निम्बू देत देत थक गए पड़ोसी को, देत देश से द्वैत निम्बार्क। अब निम्बू अगर पड़ोसी को नहीं दोगे तो पड़ोसी सनक जाएगा तो सनक संप्रदाय। निम्बार्क याद कर लेना। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में ना होकर दक्षिण भारत में हुआ था, इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। प्रश्न क्रमांक 33 है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। फ्रीडम जी बताइए 33 का आंसर। लाइक कर दीजिए अपने मित्रों तक और शेयर जरूर कर दें। और नीचे लिंक दी है हिंदी साहित्य के ऐप की, तो ऐप डाउनलोड कर लें। 33 का आंसर आपको चयन करना है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर यहां पर दक्षिण भारत पूर्णतः क्या था, निरापद था। तो 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। ये नंबर आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है, वेरी गुड आंसर। ये कथन सत्य है। 1 नंबर आपका वेरी गुड। अद्वैत दर्शन या अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, प्रश्न क्रमांक 34। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर। लाइक करना है, मित्रों को शेयर करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को दोस्तों डाउनलोड कर लेना है और इस सीरीज से आपको जुड़े रहना है ना। आपको चयन करना है यहां पर अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो अपन ने पढ़ा था कि सर शंकर क्या है, अद्वितीय हैं कि नहीं, अद्वितीय हैं, ठीक है, अद्वितीय हैं। तो अद्वितीय से क्या हो जाएगा, अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद के दोस्तों आचार्य शंकराचार्य माने जाते हैं, यानी कि आपका यहां पर डी नंबर। अद्वैतवाद का पूछा है, अद्वैतवाद के शंकराचार्य। बहुत बढ़िया। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करिए। यहां पर आपसे दिया है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, ये आपको बताना। अद्वैतवाद के कौन है, विशिष्टाद्वैतवाद के कौन, द्वैतवाद के कौन है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको पता होगा कि शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, बिल्कुल सही है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, ये भी बिल्कुल सही है। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, ये भी सही है। और द्वैतवाद के मध्वाचार्य, बिल्कुल सही दिया है। बोले सर शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध बल से वल्लभाचार्य। अद्वितीय कौन है, शंकर, तो शंकराचार्य। विशिष्ट कौन है, राम, तो रामानुजाचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था, क्यों कहा था। 36 का आंसर बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा उसमें सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था, क्यों कहा था, ये क्वेश्चन आपको बताना है। 36 का आंसर आपको चयन करना है और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, बताएं 36 का आंसर। और लाइक करना है अपने मित्रों तक, शेयर कर देना है दोस्तों। और जिन भी साथियों को एडेड जूनियर का मॉडल पेपर हिंदी नंबर 100 का मॉडल पेपर प्रैक्टिस करना है, वो 350 में सेल्फ स्टडी क्लासेस में आप मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं। और यहां पर 36 का आंसर है, तो यहां पर आपका डी नंबर सही है कि बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान हैं। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अद्वैतवाद के अनुसार बताइए, जीव और ब्रह्मा एक हैं क्या, संसार सत्य है। 37 का आंसर आपको चयन करना है और 2 विकल्पों में से ही आप उत्तर बता सकते हो। अद्वैतवाद यानी कि प्रवर्तक शंकराचार्य। अब अद्वैतवाद के अनुसार क्या सही है, अद्वैतवाद मैंने आपको कई बार पढ़ाया है दोस्तों। नीरज कुमार जी पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, अद्वैतवाद के अनुसार क्या है, गलत नहीं होना चाहिए, बताइए क्या राइट आंसर है। 37 का आंसर प्रमोद सैनी जी, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं, जीव और ब्रह्मा एक हैं, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आते हैं, यहां वहां देखते हैं और पूछते हैं कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है। एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 38 में आपको चयन करना है और 38 में भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है, उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर सभी को पता है कि सर संत रामादास रामानंद लाए थे, 12 शिष्य थे इनके,
है ना। 12 शिष्यों में एक कबीरदास भी थे, ठीक है, कबीरदास भी थे। रामानंद दोस्तों सगुण पंथी थे, जबकि कबीर जो थे निर्गुण पंथी थे। यानी कि रामानंद सगुण थे और सगुण भक्ति धारा के इस रामानंद के शिष्यों में दोस्तों निर्गुण पंथी भी थे, है ना। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदासी संप्रदाय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कौन कौन सही उत्तर बताएगा? और इस हरिदासी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 39 का आपको चयन करना है, लाइक कर देना है, आपको शेयर करना है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है और इस हरिदासी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको बताना है। और यहां पर तो आपका हो जाएगा कि सर हरिदासी संप्रदाय, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा स्वामी हरिदास, ठीक है। ये हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, इनको अपन को याद करना है। कुछ विद्वान हित हरिवंश को भी मानते हैं, लेकिन इनके नाम पर स्वामी हरिदास के नाम पर ये हरिदासी संप्रदाय पड़ा था, है ना। यहां पर आपका उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? बताएं। प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर आपको चयन करना है। और यहां पर बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है और इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? तो बताइए। प्रश्न क्रमांक 40 का राइट आंसर आपको चयन करना है, लाइक करना है अपने मित्रों तक और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। यहां पर तो आपका रामानुज बिल्कुल सही हो जाएगा। रामानुजाचार्य जो कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। रामानुजाचार्य की परंपरा में भी रामानंद हुए दोस्तों, है ना। और रामानंद के बाद तुलसी, कबीर आदि बहुत सारे हुए हैं। तो ये आपका 1 नंबर आपको याद रख लेना, रामानुज। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ये रामावत संप्रदाय आपको पता है, बहुत अच्छे से आप जानते हो रामावत संप्रदाय को। सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए सभी साथी। मजा आ रहा हो आपको अगर, तो 41 में आपको रामावत संप्रदाय पूछा गया और रामावत में आपने बता दिया कि सर बी नंबर लगा दो, रामानंद लगा दो, कोई हर्जा नहीं है। वारकरी संप्रदाय पूछा गया, इसके प्रवर्तक कौन है? वारकरी संप्रदाय पूछा गया, इसके प्रवर्तक कौन है? यहां पर आपको विकल्प अनुसार उत्तर लगाना है दोस्तों। 42 का आंसर विकल्प अनुसार आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42 में आप चयन बताएंगे, है ना। कहीं कहीं वारकरी संप्रदाय यहां पर विकल्प में आपको पुंडलिक नहीं दिया है दोस्तों, है ना। लेकिन यहां पर आपको विकल्प अनुसार अगर उत्तर लगाने को बोला जाए तो आप लोग क्या उत्तर लगाएंगे? बताओ। उत्तर लगाना है आपको संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर यानी कि सी नंबर, ठीक है। तो सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है, ज्ञानेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बता चुके इसी क्लास में। तो बताइए श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? लाइक करना है, शेयर करना है, लगे रहना है दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए लगे रहना है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना, आगे आने वाले आरपीएससी एग्जाम, है ना। और दोस्तों मास्टर कैडर एग्जाम, एचपी टेट, एचटेट आदि एग्जामों के लिए हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सेल्फ स्टडी क्लासेस, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य कहां गए? ए हैं, बी नंबर रामानुजाचार्य, वेरी गुड, बी राइट आंसर, वेरी गुड। रुद्र संप्रदाय पूछा गया, रुद्र, तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय पूछा भी जाता है दोस्तों। और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, इसका आपको चयन करना है। मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी या फिर रामानुज, यानी कि 44 का आंसर। और 44 में बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि सर अगर आप रुद्र संप्रदाय पूछोगे तो टिक भी लगा देना विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी, सी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड, सी नंबर। जंबनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? 45 बताएं। जंबनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? ये 45वां प्रश्न है, लाइक कर देना है एक बार और 45 में आपको चयन करना है।
और सीधा आंसर जा रहा है कि सर विश्व में जंभ जाओ, बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जंभनाथ। विश्व में जंभ जाओ तो जंभ से जंभनाथ और बिश्नोई से डी नंबर, इनको याद करोगे। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना सेन, सुरसरी और घरहरि, है ना, ये रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? ये सूची किस काव्य ग्रंथ में है बताइए? अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसरा, अलग अलग प्रकार से रामानंद के शिष्यों का वर्णन किया है। रामकुमार वर्मा कुछ अलग मानते हैं, भक्तमाल में कुछ अलग दिया है। यहां पर आपका 46 का आंसर आपसे पूछा गया है, 46 में आपका राइट आंसर बताना है और उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भक्तमाल। भक्तमाल पूछा, वेरी गुड। भक्तमाल में ये दोस्तों अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती इनका वर्णन है, लेकिन भक्तमाल का रचना काल क्या है और रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। जल्दी बताओ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? बीजक के कितने भाग हैं बताइए? बीजक के कितने भाग हैं? 47 का आंसर। बीजक के कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या फिर 5, यानी कि 47 नंबर में आपको चयन करना है और सीधा आंसर चला गया कि सर बीजक में जो भाग हैं वो भाग हैं कितने? 3, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बीजक में भाग 3 हैं। कौन कौन से हैं वो भी आपको बताना। दोस्तों यहां पर आपका उत्तर है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा आपको बताना है। संबत में दिया है तो संबत में आपको चयन करना है। साकी सबद रमैनी, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर 48 में आपको चयन करना है। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 48 में बताइए राइट आंसर। और सभी को पता है कि सर संबत 1375 से लेकर के 1700 का जो काल है ये माना जाता है भक्ति काल। ठीक है, वेरी गुड आंसर। के बाद 207 का आंसर आपको बताना है। बताइए वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया? यानी कि दोस्तों 207 का उत्तर आपको बताना है और आपको पता है कि सर आपका सही आंसर हो जाएगा विष्णु दास, यानी बी नंबर। ठीक है, वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया है? विष्णु दास ने, बी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? मैक्स मुलर ने, नाभा दास ने, ग्रियर्सन या फिर आचार्य शुक्ल ने? प्रश्न क्रमांक 201 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका सीधा सीधा आंसर क्या जा रहा है बताएं जल्दी से। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बिल्कुल सही आंसर आया आपका नाभा दास। यानी कि दोस्तों आपका सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। नाभा दास की आपने एक रचना पढ़ी है भक्तमाल, 1585 की ये रचना है दोस्तों भक्तमाल। और भक्तों का माल कहाँ रखा है? नभ में। तो ये नाभा दास याद हो जाएगा। नाभा दास के गुरु का नाम था अग्रदास। अग्रदास की एक रचना थी दोस्तों राम ध्यान मंजरी, या जिसे ध्यान मंजरी भी कहा जाता है, जो कि आपके जीआईसी एग्जाम में पूछी गई थी। भक्तमाल के टीकाकार आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 209 का आंसर भक्तमाल के कभी कभी ऐसा होता है कि भक्तमाल के टीकाकार पूछा जाता है और लोग नाभा दास, देखो बहुत सारे लोगों ने, रेखा त्रिपाठी जी ने सी लगा दिया, बहुत बढ़िया। और कौन लगा रहा है सी? ज्ञानेश जी ने भी सी लगा दिया, अनीता रानी ने भी सी लगा दिया, संध्या जी ने भी सी लगा दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यहाँ टीकाकार पूछा है और आपने नाभा दास लगा दिया, गलत बात गलत बात। भक्तमाल के टीकाकार पूछा, टीकाकार प्रियादास थे। भक्तमाल के टीकाकार कौन थे? प्रियादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन थे? तो नाभा दास। भक्तमाल के अगर अकेला भक्तमाल पूछा जाता तो आपका नाभा दास होता, लेकिन भक्तमाल के टीकाकार पूछा तो आपका प्रियादास लगाना है, ना कि नाभा दास। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 210 में गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, नरहरिदास, रामानुजाचार्य या फिर बल्लभाचार्य?
और यहां पर फिर आपने बिल्कुल चौका लगाया और बी नंबर लगाया, नरहरिदास, यानी बी आपका राइट आंसर है। नरहरिदास बिल्कुल सही है। तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है? प्रश्न क्रमांक 211। तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 211 में आपको बताना है तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन है। और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर तुलसीदास एक नाटक है, और ये नाटक किसका है? बताइए किसका है प्रश्न क्रमांक 211 में। और 211 में आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। सी आपका बिल्कुल सही है, ये तुलसीदास नाटक है। ठीक है, तुलसी चरित के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। 212 तुलसी चरित ये किसकी रचना है? ये आपको बताना है। सभी साथी बताएंगे, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले सभी साथी, है ना। और दोस्तों बढ़िया तरीके से आपको बताना है तुलसी चरित के रचनाकार कौन है। एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सभी लोग लाइक कर दो एक बार। तुलसी चरित के रचनाकार, और 212 में आपका उत्तर है। कई बार अपन ने पढ़ा है कि सर तुलसी चरित ये रघुबर दास की रचना है, यानी कि आपका जो उत्तर है डी नंबर, ये डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा है? 213 तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा है? ये क्वेश्चन है, और आपने बिल्कुल सही बताया कि सर किसने कहा है? डॉक्टर गिरियर्सन ने। डॉक्टर गिरियर्सन, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, राम काव्य धारा की सबसे प्रमुख भाषा है तो कौन सी है? राम काव्य धारा, आपने दोस्तों भक्ति काल में सगुण भक्ति शाखा में एक नाम सुना होगा राम काव्य धारा का। ठीक है, अब राम काव्य धारा का आपने नाम सुना है, और इसकी सबसे प्रमुख जो भाषा है वो आपको बताना है। तो प्रमुख भाषा कौन सी है राम काव्य धारा की? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, और प्रश्न क्रमांक 214 का उत्तर हो जाएगा कि सर राम काव्य धारा की बात करोगे तो इसकी प्रमुख भाषा है अवधी। अवधी है। अब आपको बताना है कि अवधी किस दोस्तों भाषा से निकली हुई है ना। तो बताइए, बी नंबर आपका यहां पर सही है। तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। 215 तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है? ये आपको 215 में बताना है। लाइक करना है, शेयर कर देना है अपने मित्रों तक, और तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है ये आपको बताना है। सभी लोग लाइक कर दें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें साथियों, और बढ़ते रहें आगे इसी प्रकार से। तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न क्रमांक 215 में, है ना। और 215 का आपका उत्तर है कि सर ये जो है ये गोसाई चरित। गोसाई चरित के रचनाकार कौन है ये भी बताना है। तुलसी चरित में नहीं, गोसाई चरित में। गोसाई चरित के रचनाकार कौन है जल्दी से बताओ। गोसाई चरित के रचनाकार कौन है ये भी बताना। हरिओम जी, तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा है? तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा था? प्रश्न क्रमांक 216 में आपको बताने। तुलसीदास जी हैं दोस्तों, इनके बारे में आपको चलता फिरता तुलसी तरु इनके लिए किसने कहा है ये आप लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 216 में। और बेणी माधव दास की रचना है गोसाई चरित, बिल्कुल सही है। तुलसीदास के शिष्य थे दोस्तों, और 216 में आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर इन्हें कहा है किसने? मधुसूदन सरस्वती ने। डी नंबर आपका सही है, चलता फिरता तुलसी तरु मधुसूदन सरस्वती, यानी डी आपका राइट आंसर। तुलसीदास जी विद्यमान थे दोस्तों कौन सी शताब्दी में? 13वीं, 14वीं, 15वीं या फिर 16वीं? जल्दी से बताएं, और एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर दें। जल्दी से आपको बताना है कि तुलसीदास विद्यमान थे तो किस शताब्दी में विद्यमान थे? और बिल्कुल सही आंसर है सर 16वीं शताब्दी, यानी डी नंबर आपका सही है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 270 में डी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, 16वीं शताब्दी।
तुलसी की माता का नाम क्या था? तुलसी का माता का नाम बताना है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत होए, ये पंक्ति किसकी है ये भी बता दो। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत होए, और तुलसीदास की माता का नाम क्या था? प्रश्न क्रमांक 218 है, और 218 में तुलसी की माता का नाम पूछा तो आपको पता है तुलसी की माता का नाम हुलसी था। ये नंबर आपका सही है। तुलसीदास के कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने गए दोस्तों? 219। तुलसीदास के कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने गए? 219 में आपको बताना है। जब तक मैं 12 का चक्कर आपको बता दूं, आलबार भक्तों की संख्या 12, साकेत में सर्ग कितने हैं? 12, ठीक है। भारत भारती का रचना काल क्या है? 1912। तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 12। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? 12। देखो 12 की लाइन लगी है सर, ठीक है। तुलसीदास के ग्रंथों के प्रमाणिक माने गए कितने? 12, यानी बी नंबर आपका 12 है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रख लेना। रामविलास शर्मा का जन्म भी कब हुआ दोस्तों? कब हुआ रामविलास शर्मा का? बताइए। 1912। रामविलास शर्मा का भी 1912 में जन्म हुआ, ठीक है। संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, उपर्युक्त चौपाई किस ग्रंथ की रचना से संबंधित है? ये 220 का आंसर आपको चयन करना है। बताइए। संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, 220 में आपका राइट आंसर आपको चयन करना है। और ये जो पंक्ति कही गई है दोस्तों, ये किस ग्रंथ से संबंधित है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस से, यानी कि आपका सी नंबर। रामचरितमानस का रचना काल क्या है? इसकी भाषा क्या है? इसका जो दोस्तों रचना काल में कितना समय लगा रचना करने में, तो वो आपको बताना है कमेंट में। बताइए सभी लोग। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चरित प्रकाशा प्रश्न क्रमांक 221 में। एक के अनुसार रामचरितमानस का शुभारंभ कहां हुआ था? कहां हुआ था? नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। 221 का आंसर आपको चयन करना है। ये बताइए कि रामचरितमानस का शुभारंभ कहां से हुआ था इस पंक्ति के अनुसार? सभी लोग बताएं। बहुत बढ़िया। यहां पर 221वां प्रश्न पूछा गया और आपने बता दिया बिल्कुल सही कि सर अयोध्या में। अयोध्या में हुआ था इसका दोस्तों, है ना, शुभारंभ, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। जन्म मुक्ति मही जानी, ज्ञान खान अगहानी कर, जह बस शंभु भवानी, सो काशी से अकसना। किसिकंदा कांड के मंगलाचरण में तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए। 222 इस पंक्ति के अनुसार आपको चयन करना है। लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर लो। और हिंदी साहित्य के ऐप की लिंक नीचे दी है, तो आप सभी साथी हिंदी साहित्य के ऐप की लिंक दोस्तों, लिंक से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से आपको बताना है ये पंक्ति के बारे में। राइट क्या हो जाएगा यहां पर? और बिल्कुल सही आंसर आ गया सभी लोगों का कि सर इसमें काशी लगा दो। काशी का, काशी आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसिकंदा में से उत्तरकांड तक की रचना तुलसीदास ने कहा की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। किसिकंदा कांड से उत्तरकांड तक की रचना तुलसीदास ने कहां की थी? कहां की थी? अयोध्या में, काशी में, प्रयाग में, या फिर चित्रकूट में? यानी कि 223 का आंसर आपको बताना है। किसिकंदा कांड से उत्तरकांड तक की रचना तुलसीदास ने कहां पर की थी, ये आपको बताना है। कुरैशी जी बहुत बढ़िया, 223 का आंसर, और वो की थी दोस्तों इन्होंने कहां पर? काशी में। किसिकंदा कांड से उत्तरकांड तक की, काशी, यानी बी नंबर, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी, कब की थी आरंभ? बताइए। 224 का आंसर बताना है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की थी? 224 का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। आपको लाइक करना है, मित्रों तक शेयर करना है। और तुलसीदास की जो रामचरितमानस है महाकाव्य है, 7 कांड है दोस्तों, अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। और ये जो इसकी आरंभ हुई थी, रचना आरंभ हुई थी 1574 ईस्वी
यानी कि आपका उत्तर डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। भक्ति काल के किस कवि ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया है? यानी कि 225 का आंसर बताना। भक्ति काल के किस कवि ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया है? तो बताइए किस में किया? तुलसीदास में, सूरदास में, कबीरदास में, या फिर दोस्तों जायसी। अब किस कवि ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया? ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास ने, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। कृष्ण गीतावली काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और 226 में से आपका उत्तर बताना है। और कृष्ण गीतावली जो कि दोस्तों ब्रज भाषा में लिखी गई, कौन सी भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा। आपको पता है कि तुलसीदास ने ब्रज का भी दोस्तों ब्रज में भी रचनाएं की और अवधि में भी की। अवधि की अपन ने याद किया था कि जब तुलसीदास की जिन 12 प्रमाणिक रचनाओं में से जिनमें अवधि और मंगल आए वो जिसमें राम और मंगल आए वो अवधि में, और जिसमें राम और मंगल ना आए वो ब्रज भाषा में। जैसे रामज्ञा, प्रश्नावली, रामचरितमानस, है ना, ये सब अवधि में है। और कृष्ण गीतावली में राम आ ही नहीं रहा, कहीं मंगल भी नहीं आ रहा, तो ये कृष्ण गीतावली ब्रज में है। और इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। ठीक है। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम क्या है? ये बताना। 227 में विनय पत्रिका का एक अन्य नाम। विनय पत्रिका की भाषा पूछी जाती है, जो कि नीचे क्वेश्चन है 228वां, है ना। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया 227 में। सभी लोग एक बार शेयर कर दो अपने मित्रों तक और आपका उत्तर हो जाएगा इसका राम विनयावली, यानी कि सी नंबर। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम माना जाता है विश्वास मलिक जी, राम विनयावली। और ये राम विनयावली या विनय पत्रिका की जो भाषा है वो भाषा तो आप सभी को पता है कि सर ब्रज भाषा है। ठीक है, ब्रज भाषा डी नंबर। विनय पत्रिका की रचना किस रूप में है? खंड काव्य है ये, गीति काव्य है, प्रबंध काव्य है, या फिर गद्य काव्य है? यानी कि 229 का आंसर आपको चयन करना है। 229 में विनय पत्रिका की रचना किस रूप में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और वो रूप बताना है दोस्तों। कौन सी? विनय पत्रिका की रचना जो है ये गीति काव्य। क्या में है? गीति काव्य में है, यानी कि आपका बी नंबर जो है, बी नंबर 29 का बिल्कुल सही है। बी नंबर बताया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ है? कितने रागों में हुआ आत्मनिवेदन? 19, 21, 22 या फिर 20? बहुत बढ़िया सुरभि जी, कलिकाल से मुक्ति हेतु। तो 230 का आंसर, और 230 में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ? तो वो हुआ है 21 रागों में। 21 यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप लोगों के, बिल्कुल राइट तो आंसर बता रहे हो। विनय पत्रिका का प्रमुख रस बताना है, कौन सा है? विनय पत्रिका का रस क्या है? भक्ति है, वात्सल्य है, शांत है, या फिर करुण है? विनय पत्रिका का प्रमुख रस कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 231 का आंसर बताना है और आपका उत्तर जाएगा कि सर विनय पत्रिका का अगर आप रस पूछोगे, है ना, ये रस है कौन सा? शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। ठीक है, तो ये डी नंबर आपका सही है। विनय पत्रिका का विषय क्या है? विषय बताइए। देव स्तुति है, आध्यात्मिक जीवन है, योग भावना। अब आप बोलोगे कि सर आप तो विनय पत्रिका के पीछे ही पड़ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, विनय की पत्रिका है, अब इसके पीछे तो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो अपना काम बनेगा। विनय पत्रिका का विषय आपको बताना है, विषय जल्दी से बता दीजिए। विनय पत्रिका का विषय क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 225 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये है आध्यात्मिक जीवन, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, विनय पत्रिका में कितने पद हैं? विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 233, 280, 380, 180 या फिर 480? विनय पत्रिका में कितने पद हैं, ये आपसे पूछा गया। 233 में आंसर पूछा गया और आपने बता दिया कि सर ये जो विनय पत्रिका है इसमें पदों की संख्या कितनी है? कितनी है अन्नू त्रिपाठी जी? कितनी है? 280
यानी ये नंबर आपका 280 बिल्कुल सही है। 280 राइट आंसर। तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है? 234। प्रथम रचना कौन सी है? ये क्वेश्चन दोस्तों अपन को विकल्प अनुसार लगाना है। तो बताइए 234 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर, बताइए। तो यहां पर जो विकल्प अनुसार दोस्तों अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है, इनका राइट आंसर गीतावली हो जाएगा विकल्प अनुसार। वैसे अलग अलग विद्वानों, किसी ने वैराग्य संदीपनी को माना है ना। तो यहां पर आपको बी लगाना है, ठीक है। तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति क्या है? तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति आपको बताना क्या है? कवितावली है, दोहावली, गीतावली या फिर जानकी मंगल? सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति चयन करना है प्रश्न क्रमांक 235 में, बताइए। 235 में आपको चयन करना है। 235 का सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे मधुरतम जो अभिव्यक्ति है वो गीतावली है दोस्तों, इनकी गीतावली, सी नंबर, ठीक है। सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति है तुलसीदास की। गीतावली का रचना रूप क्या है, यानी कि गीतावली क्या है, इसका काव्य रूप क्या है वो बताना है। खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, गद्य काव्य है या फिर गीति काव्य है? एक कवि के बारे में अभी अपन अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तुलसीदास के बारे में बस। देश सेवा जी, गीतावली का काव्य रूप क्या है, रचना रूप क्या है? 236 में आपको चयन करना है। तो आपको बताना है कि सर गीतावली गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य, यानी डी नंबर, ठीक है। निम्न में से किस ग्रंथ में तुलसी ने छंद विशेषणा रखकर 21 रागों की योजना की है? 21 रागों की योजना किसमें की है? 237 का आंसर। तो छंद विशेष न रखकर 21 रागों की योजना की है। तो बताइए गीतावली में, रामज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस या फिर वैराग्य संदीपनी? तो यहां पर आपका उत्तर ए नंबर सही। 21 रागों की छंद योजना न रख करके 21 रागों की दोस्तों इसमें योजना की है। एक नंबर आपका सही है। गीतावली की भाषा बताइए। अब भाषा में तो आपको याद रख लेना है कि भाषा में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। रंजना जी, गीतावली की भाषा क्या है? 238 का आंसर बताना है। 238 अवधी, ब्रज, भोजपुरी या फिर बुंदेली? और 238 में आपका उत्तर जा रहा है कि सर गीतावली की भाषा तो ब्रज है। आपने ट्रिक बता दी थी कि तुलसीदास की जिन 12 प्रमाणिक रचनाओं में राम और मंगल आए वो अवधी, जिनमें राम और मंगल ना आए वो ब्रज। तो गीतावली में राम मंगल नहीं आया, मतलब ये ब्रज की है। तुलसीदास ने मीन और मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया? 239। तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? हिंदी साहित्य के ऐप की लिंक नीचे दी है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, है ना। केवल हिंदी साहित्य के लिए ये ऐप बनाया गया। बाकी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से तो आप जुड़े होंगे, उससे आप जुड़े रहें, है ना। और जिन भी साथियों को जूनियर सुपर टेट हिंदी के लिए मॉडल पेपर लेना है वो मॉडल पेपर ले सकते हैं 350 में। क्रश कोर्स लेना है वो ले सकते हैं 599 में, ठीक है। तो तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया? 239 का आंसर है। और 239 में आपका उत्तर हो जाएगा कवितावली में। एक क्वेश्चन याद रख लेना, मीन की शनिचरी का वर्णन किया है कवितावली में। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ना। तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन, शनिचरी यानी शनिचर, शनिचर आता ना एक दिन, बोले शनिचर को हम कविता गाते हैं, कविता। तो शनिचर याद रख लेना। कवितावली, कवितावली में कितनी कविताएं हैं बताओ? कवितावली में कितनी कविताएं हैं? 240 का आंसर। और 240 में आपका उत्तर जा रहा है कि सर कवितावली की बात करो तो कवितावली में कितनी कविताएं हैं ये पूछा गया है। और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि ये जो है ये हैं 325। कितनी है कवितावली में कविताएं? 325 कविताएं हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। अब यहां पर आ जाते हैं, कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे कवित्त रामायण? बताइए, इसे कवित्त रामायण क्यों कहा जाता है कवितावली को? 241 का आंसर बताना है, लाइक करना है, मित्रों तक शेयर करना है वीडियो को दोस्तों, ठीक है। कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है क्योंकि इसमें राम कथा 7 कांडों में वर्णित है,
इसमें राम और सीता की वंदना माधुर भाव से की गई है, इसमें भगवान राम की स्तुति और वंदना दास भाव से की गई, या फिर कवितावली मुक्तक काव्य है और इसकी भाषा, इसकी सभी कविताएं राममय हैं। तो 241 में आपका उत्तर है कि सर इसमें राम कथा 7 कांडों में वर्णित है, ये कवित्त रामायण है। ये नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। कवितावली में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 242 में 242 का बताइए। पीडीएफ दोस्तों, पीडीएफ आपके लिए परचेस करनी पड़ेगी ऐप में जाकर के। निचोड़ क्लास की पीडीएफ, हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ की पीडीएफ जो है आपके लिए 999 रुपए की है दोस्तों। ये पीडीएफ निचोड़, हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ है। ये पीडीएफ आपको 999 रुपए में रखी गई है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस में, अगर आपको पीडीएफ परचेस करनी है तो। कवितावली में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? 242 का आंसर। और 242 में 4 प्रकार की, कितने प्रकार की? 4, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है? बाल कांड में, अयोध्या कांड में, सुंदर कांड में, या फिर किष्किंधा कांड में? 243 का आंसर बताना है, लाइक करना है सभी को। कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है, ये आपसे पूछा गया, बताएं। 243 नंबर और 243 नंबर में आपका उत्तर है कि सर किष्किंधा कांड में एक ही छंद है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। किस ग्रंथ में तुलसी ने राम के स्वर को प्रधान स्थान दिया? बहुत बढ़िया। किस ग्रंथ में तुलसी ने राम के स्वर को प्रधान दिया है, प्रधान स्थान दिया है? तो किस ग्रंथ में दिया है, ये आपको 244 का उत्तर बताना है। और 244 में राम के स्वर को प्रधान स्थान दिया है तो किसमें दिया है ना? मॉडल पेपर ऐप में जाकर के आपको मॉडल पेपर लेने पड़ेंगे, मॉडल पेपर ऐप में जाकर के, ठीक है। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, हाँ, पीडीएफ प्रिंट निकल पाएगी, ये नंबर आपका कवितावली सही हो जाएगा, ठीक है। आप पीडीएफ वाला कोर्स लेंगे तो पीडीएफ का प्रिंट निकलेगा, पीडीएफ वाला, केवल पीडीएफ वाला, ठीक है। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? प्रश्न क्रमांक 245। आप 999 का हिंदी साहित्य का निचोड़ यानी कि इंपॉर्टेंट वाली पीडीएफ 999 में आप खरीद सकते हो, इसका प्रिंट भी आपको निकल जाएगा, है ना। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? 245 का आंसर आपको चयन करना है। और 245 में वैराग्य संदीपनी, और वैराग्य संदीपनी ये जो है दोस्तों, ये तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की, वेरी गुड। रामज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया। रामज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। लाइक जरूर करें सभी साथी, और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर करो। ये क्लास आपके लिए रोज 9 बजे चलती है ना। इस क्लास से आपको जुड़े रहना है। रामज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम क्या है? 246 का आंसर, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोहावली रामायण। क्या है? दोहावली रामायण। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। रामज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक, और प्रत्येक कोष्टक में 7 क्या हैं? चौपाई, छप्पय, वर्वे, या फिर दोहे? बताएं। रामज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं, सर्ग और 7 कोष्टक, और दोस्तों प्रत्येक कोष्टक में 7 क्या हैं? 7 क्या है? 247 का आंसर बताना है। ओके आशा जी, बताइए। विद्या जी, पिंटू जी। प्रश्न क्रमांक 247, और 247 में आपका राइट आंसर है दोहे। क्या है? दोहे, यानी डी नंबर। रामज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक, और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही। रामज्ञा प्रश्न। तुलसीदास की कुमार संभव से प्रभावित रचना कौन सी है? कुमार संभव से प्रभावित रचना कौन सी है तुलसीदास की? बताइए। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, या फिर विनय पत्रिका? तुलसीदास की कुमार संभव से प्रभावित रचना कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 248, और 248 में तुलसीदास की कुमार संभव से प्रभावित जो रचना है वो रचना कौन सी है? कौन सी रचना है?
पार्वती मंगल। ये पार्वती मंगल और जानकी मंगल ये दो खंड काव्य हैं दोस्तों, ये दो खंड काव्य हैं किसके? तुलसीदास के। जानकी मंगल, पार्वती मंगल। अब मंगल आया तो भाषा तो अवधि होगी, है ना, लेकिन पूछा गया है कि तुलसीदास की कुमार संभव से प्रभावित रचना कौन सी है, तो आपको उत्तर लगाना पार्वती मंगल। ठीक है, बी नंबर सही है। तुलसीदास की कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? बताइए 249 का आंसर। कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? तो आपको बताना है उत्तर क्या है। उत्तर क्या है? संपूर्ण कोर्स में पीडीएफ ई बुक रहती है, पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, पीडीएफ का प्रिंटर नहीं निकलता उसमें। तुलसीदास की कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? 249 का क्वेश्चन आपको बताना है और 249 में आपका सीधा आंसर जा रहा है जानकी मंगल, यानी कि ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जानकी मंगल वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। रामलला नहचू की भाषा क्या है? रामलला नहचू की भाषा क्या है? तो बताइए 250 में, आपको तो पता ही है, बताएं। रामलला नहचू की भाषा क्या है? हाँ, अखिल ज्ञान का सागर कहा जाता है कुरैशी जी, बिल्कुल सही है। 250 का आंसर। और आपका रामलला नहचू की भाषा पूछा गया तो आपको पता ही चल गया कि सर इसमें तो राम आया, राम मतलब इसमें अवधि है, अवधि यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। ठीक है, बरबे रामायण में कितने बरबे छंद हैं? कितने बरबे छंद हैं? 251। बरबे रामायण में कितने बरबे छंद हैं? ये आपको बताना है 49, 59, 69 या फिर 70। बरबे रामायण में कितने बरबे छंद हैं? ये 251 का आंसर बताना है। और 251 में आपको बताना है बरबे रामायण में कितने बरबे छंद हैं, तो वो हैं दोस्तों, बताइए कौन कौन बता रहा है। रामज्ञा प्रश्न ज्योतिष से संबंधी है, बिल्कुल सही है। 251 में आपका उत्तर है बरबे रामायण में 69 छंद है, 69 बरबे छंद हैं। सी नंबर सही है। वैराग्य संदीपनी कितने भागों में विभाजित है? वैराग्य संदीपनी कितने भागों में विभाजित है, ये आपको बताना है। अगर आप चाहते हैं हिंदी साहित्य का इंपॉर्टेंट पढ़ना, यानी कि दोस्तों मात्र इंपॉर्टेंट पढ़ना है, वन लाइनर, तो आप दोस्तों हिंदी साहित्य का निचोड़ पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस है 999। उसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं आराम से। वैराग्य संदीपनी कितने भागों में विभाजित है? ये 252 का प्रश्न आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर ये 4 भागों में है। वैराग्य संदीपनी कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में सी नंबर, वेरी गुड। वैराग्य संदीपनी में प्रयुक्त छंद कौन से हैं दोस्तों? बताइए। दोहा, सोरठा, चौपाई। वैराग्य संदीपनी में प्रयुक्त छंद कौन सा है? 253 का आंसर। 253 का आंसर बताइए श्याम पंडित जी, प्रश्न क्रमांक 253 में। और 253 का आपका राइट आंसर है ए नंबर, दोहा, सोरठा और चौपाई। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैराग्य संदीपनी में प्रयुक्त छंद है। रामचरितमानस की रचना पद्धति है, तो क्या है रामचरितमानस की रचना पद्धति? रचना पद्धति कौन सी है? 254। रामचरितमानस की रचना पद्धति गीत पद्धति है, दोहा चौपाई पद्धति है, छप्पय पद्धति है, या फिर कवित्त सवैया पद्धति है। यानी कि 254 में आपका सही आंसर है इस रामचरितमानस में दोहा चौपाई पद्धति है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रामचरित की भाषा और बता दो, भाषा क्या है रामचरितमानस की? बताइए। रामचरितमानस की भाषा बताना है और एक बार लाइक कर देना है अपने मित्रों तक दोस्तों, और शेयर कर देना है इस क्लास को। रामचरितमानस की भाषा बताना है। इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नीचे लिंक दी है दोस्तों हिंदी साहित्य के ऐप की, तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, रामचरितमानस की अगर बात करें 255 की, तो 255 में आपका उत्तर है सी, यानी कि अवधि। सी नंबर यानी कि अवधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहां पर आते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? 1 वर्ष 7 माह है, 1 वर्ष 11 माह है, 3 वर्ष 7 माह है, या फिर 2 वर्ष 7 माह है?
बताइए रामचरितमानस को पूरा करने में कितना समय लग गया। 256 का आंसर आपको चयन करना है और लगभग सभी को पूरा पूरा उत्तर बता दीजिए। अब यहाँ पे तो सिर्फ माह दिया है, लेकिन आपको पता है कितने लग गया, 2 वर्ष 7 माह है, यानी कि आपका डी नंबर सही है और 26 दिन। ठीक है, तो ये आपका डी बिल्कुल सही है, 2 7 26, 2 7 26, वेरी गुड। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है, किस संवाद का संबंध नहीं है, 257 में, और 257 में आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है, ये पूछा जाता है, सभी लोग बताएंगे और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर राम सीता संवाद का संबंध नहीं है। 1 नंबर आपका सही है। ठीक है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कांड बताइए और कांडों को क्रमबद्ध भी लिखिए। कांडों को क्रमबद्ध भी लिखना है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं और पूरे कांड आपको क्रमबद्ध भी लिखना है, 5 7 9 या फिर 11। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 258 का उत्तर बताना है। इन कांडों को आपको बताना है, जल्दी से बताओ। बी नंबर आपका सही है कि 7 कांड हैं, लेकिन 7 कांड कौन कौन से हैं ये आपको क्रमबद्ध लिखना है और रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम भी बताना है। बताइए, नीचे दिया है 259 में, क्रम बताइए कौन सा क्रम सही है, बताएं कौन सा क्रम सही हो जाएगा। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सर बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा और सुंदरकांड है ना। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सीता जी की वंदना करते हुए उनको कन्या, मां और प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया है, बताइए। प्रश्न क्रमांक 260 का उत्तर मां और प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया है, वाल्मीकि, मैथिलीशरण गुप्त, तुलसीदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग जा रहे हैं और सीता जी की वंदना करते उनको कन्या, मां और प्रिया रूप में किसने स्मरण किया, 260 का आंसर, और आपने बिल्कुल सही बताया है तुलसीदास, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी ये हिंदी साहित्य के ऐप की लिंक नीचे दी है, तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों इस ऐप से जुड़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मॉडल पेपर और दोस्तों पीडीएफ जिनको भी लेना है तो पीडीएफ 999 की निचोड़ क्लास की पीडीएफ है। ठीक है, और दोस्तों ये हिंदी साहित्य का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया जूनियर सुपर टेट के लिए, यानी कि लास्ट के 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना है ये जूनियर सुपर टेट में आप पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों जूनियर सुपर टेट का एक 20 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए। ये 20 मॉडल पेपर 100 नंबर हिंदी के हैं दोस्तों। 100 नंबर हिंदी की प्रैक्टिस आपको करना है, जिसमें हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण रहेगा। ये जूनियर एडिट सुपर टेट के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और एक हिंदी साहित्य का डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है दोस्तों। अगर आप चाहते कि हमें डेली टेस्ट लगाना है हिंदी साहित्य का, तो डेली टेस्ट सीरीज चल रही है 1 वर्ष तक। रोज सुबह 8 बजे ये टेस्ट दोस्तों आपके ऐप पर पहुंच जाता है, तो इस ऐप से आप लोग जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। ये कोर्स मात्र 499 का है दोस्तों। 365 दिन रोज एक डेली टेस्ट आपको मिलेगा, आप टेस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड बार उसको अटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अजय शर्मा जी, सुषमा जी, अमिता जी, शांति जी, लवली, आशु जी, रोली सिंह जी, विद्या जी, सभी साथियों को, उदय जी, रातिका, प्रमोद जी, रेखा त्रिपाठी जी, अमन जी, रितिका जी, सभी साथियों को धन्यवाद। लाइक करते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां पर दोस्तों एक फ्री टेस्ट सीरीज भी होती है आपको, किस किस दिन, रविवार और गुरुवार को होती है। बिल्कुल, तो सप्ताह में 2 दिन ये फ्री टेस्ट सीरीज होती है, 2020 टेस्ट सीरीज। तो 2020 टेस्ट सीरीज से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद।